जी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयी ईश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। हरि सुमिरन कार्यक्रम में समागत समस्त हरि प्रिय भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं हम सभी को विदित है कि आज गुरुवर श्री हरिराम जी आचार्य की 86वीं जन्म जयंती पर उन्हें आदरांजलि समर्पित करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सारस्वत स्वरूप विराजमान है हमारे बीच प्रोफेसर बसंत जेतली सर। आप वरिष्ठ संस्कृत विद्वान और वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्यकर्मी, नाट्य निर्देशक हैं। कार्यक्रम में और सारस्वत रूप में ही विराजमान एक मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ कवि और समालोचक, सभी जानते हैं राजस्थान का बच्चा बच्चा जिनसे परिचित है, श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब। आपका भी इस वैचारिक यज्ञ में हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। और अपनी भावपूर्ण ऊर्जा की मौन अभिव्यक्ति हेतु हमारे साथ जुड़े अन्य समस्त संस्कृत प्रेमी और गणमान्य विद्वज्जन और साधक लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन करने को हम उद्यत होते हैं या बात प्रारंभ की जाती है तो उसकी कृतियां ही उसका परिचय बनती हैं। किसी दिव्य पुरुष की जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी विलक्षण कृतियां उनके अमरत्व का प्रमाण बन के हमारे मध्य उपस्थित होती हैं। आचार्य श्री का पांच भौतिक शरीर भले ही आज हमारे दिन है वो, फिर भी उनका यशः शरीर उनकी सुगम, सरल और सुहृद रचनाओं के माध्यम से सभी सहृदयों के हृदय को आज भी आह्लादित कर रहा है और सदैव आह्लादित करता रहेगा। एक बात और विशेष मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुवर आचार्य जी जो हैं, उनका ये एक वैशिष्ट्य ही था कि जो कोई व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता तो उसकी इच्छा होती थी कि हम इनसे बार बार मिले, और जो बार बार उनसे मिल लेता, हर किसी व्यक्ति को ये महसूस होता था अत्यंत स्नेही हूँ, परम स्नेही हूँ, मुझे ही गुरुजी सर्वाधिक प्रेम करते हैं।
और ऐसा अनेकों लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि मेरे ऊपर तो उनका विशेष स्नेह था, ऐसा सभी के ऊपर था। वो इतने स्नेही रहे, इतना सहज स्नेह आपके पास था, आप स्नेह के सागर रूप थे। हर किसी से मिलकर उसे अप्रतिम स्नेह आपके द्वारा सदैव दिया जाता रहा। आज के कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा, राजीव सर, क्या मैं एक बार रूपरेखा सबके साथ शेयर कर लूं कि हम किस क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर लें। जी सर। तो अभी वाचिक औपचारिक संक्षेप में आचार्य जी का परिचय जानेंगे। उसके बाद पद्मश्री श्रीमान अर्जुन जी प्रजापति द्वारा निर्मित जो मूर्ति है आचार्य जी की, उसका अनावरण कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात आचार्य जी की एक कविता सूर्य नमस्कार पर चिरमी आचार्य का भाव नृत्य प्रस्तुति हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके पश्चात प्रमुख वक्ताओं के बारे में हम जानेंगे और वक्ताओं के उद्बोधन से हम आप्लावित होंगे। श्री वसंत जी जेतली साहब और श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब के सिंचित होंगे। इसके पश्चात श्री राजीव जी आचार्य के द्वारा आचार्य श्री का एक काव्य पाठ हमारे मध्य पढ़ा जाएगा। और अंत में हमारे आचार्य जी के छोटे भाई चाचा जी श्री घनश्याम जी आचार्य के द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन और आभार सहित इस कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ होगा। इस क्रम से हम इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य जी का संक्षेप में परिचय अपने साथ एक बार याद के लिए शेयर सर के बारे में सब कुछ जानते हैं कि आपका जन्म 21 जून 1936 को जैसलमेर जिले में हुआ और आपका वैकुंठ गमन 16 दिसंबर 2018 को हुआ। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि सर हमारे बीच ही कहीं हैं। मधुछंदा जैसी रचनाओं के माध्यम से बच्चों की जबान पर आज तक आचार्य जी गाए जाते हैं। मैंने कई विद्यार्थियों के सॉरी माध्यम से ये सब सुना भी है। संत माघ पुरस्कार आपको 2001 में मधुछंदा अपनी रचना के लिए प्रदान किया गया। 2005 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से राष्ट्रपति जी द्वारा नवाजा गया और उसके लिए तो एक लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब ने ये शेयर भी किया था कि जब राष्ट्रपति भवन में भव्य आयोजन होता है, ये सबसे बड़ा उत्सव वहां पर होता है। और 2010 के बाद से सतत मैं भी दिल्ली में ही कार्यरत रही हूँ, तो मैंने उस कार्यक्रम की आयोजन की भव्यता को देखा है। जब आचार्य जी को राष्ट्रपति जी द्वारा सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर संबोधित किया जा रहा था और जैसे ही आचार्य जी की बात आई तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस शब्द को छोड़कर प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम गुरुवर, ऐसे शब्दों का संबोधन का प्रयोग किया जो कि आचार्य जी की गरिमा को स्वतः अभिव्यक्त करता है। और अभिनव प्रयोग का जो सामर्थ्य सर की रचनाओं में था वही आपको अन्य अन्य समस्त कवियों से विलक्षण बनाती है। ध्वनि काव्य, ध्वनि रचनाएं, ध्वनि नाटक, ध्वनि प्रस्तुतियां, इतना साहित्य। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कुछ रचनाओं को हम स्मरण करते हैं जो हमें आनंदित करती हैं। नहीं भोज समो नृपः, सत्यमेव जयते, पूर्व शाकुंतलम, नेत्रदानम महादानम, नचिकेतम, युग प्रभातम, वयम राष्ट्र जागृयाम। ऐसी कालजयी रचनाएं आपके द्वारा लिखी गई। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे आप, संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ संस्कृत रचनाएं ही नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, संस्कृत सभी भाषाओं पर फिल्मी गीतों में भी आप बहुत लोकप्रिय हुए। बवंडर, मेहंदी रंग लाएगी जैसी फिल्मों के गीत आपने लिखे और मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी, ये सबकी जबान पर चढ़ा हुआ गीत और बहुत सुपर हिट हुआ था अपने समय में। आप जितने अच्छे नाट्यकर्मी थे उतने ही अच्छे रचना धर्मी भी थे। जिन जिन विद्यार्थियों को आपसे अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वे सभी, उन सभी के आप परम गुरु हैं और फेवरेट टीचर के रूप में आज भी हैं। राजस्थानी गीतों का उसी यति गति लय और आपका एक विलक्षण वैशिष्ट्य है। हम लोग जब कौमुदी महोत्सव की तैयारी किया करते थे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, तो कई बार हम सर के पास आए और सर से निवेदन किया कि सर कुछ ऐसा गीत चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हम लोग जीत सके।
तो मारवाड़ी तर्ज पर सर के द्वारा ईलारुण का एक गाना है रेशम का रुमाल, उसको सर ने बिल्कुल संस्कृत में उसी रिदम में किया। एक वो कालबेलिया कालियो कूद पड़ियो मेला में, चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने, उसको भी सर ने गुंजा सर के द्वारा उसे अनुदित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी विलक्षण रचनाएं आपके द्वारा लिखी गई। उन्हें एक पराक्रमी लेखक कहा जा सकता है, क्योंकि जो अभिनव प्रयोग करने का साहस सर के पास था और जो सामर्थ्य था वो अपने आप में अद्वितीय ही था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अनुभव हमारे वक्ता भी सर के साथ जो बीते वो शेयर करेंगे, और धीरे धीरे हम उनके बारे में और जानते ही रहेंगे। पाठ्यक्रम में जो आधुनिक संस्कृत सर्जक हैं उसमें सर तो हर में उनकी रचना भी रखी गई है, और आधुनिक संस्कृत रचनाकारों के रूप में सर का परिचयात्मक प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो संस्कृत जगत में संस्कृत पढ़ने वाला एक एक बच्चा हरिराम जी आचार्य की व्यक्तित्व और कृतित्व से सादर परिचित ही है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पद्मश्री श्रीमान अर्जुन जी प्रजापति द्वारा जो आपकी प्रतिमा निर्मित की गई, उस प्रतिमा का अनावरण माल्यार्पण आदि हम करेंगे। तो आचार्य जी के सुपुत्र श्री राजीव जी आचार्य से कि सर आप अपनी स्क्रीन को पिन करके उसे जूम कीजिए, और इस कार्यक्रम को हम सभी ऑनलाइन देखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विगत वर्ष तो कोविड महामारी का महान प्रकोप था, तो ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया। अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे परिवारजनों ने ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उससे पिछले साल जब गया था तब अर्जुन जी प्रजापति द्वारा उस कार्यक्रम के दौरान ही उस प्रतिमा को बनाकर आचार्य जी के लिए तैयार किया गया था। फिर उसमें कुछ और संशोधन उन्हें करना था, कुछ बारीकियों से उसे सुंदर बनाना था। तो उन्होंने बाद में परिवार को ये मूर्ति बनाकर अर्पित की थी। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आज अर्जुन जी प्रजापति भी हमारे मध्य नहीं रहे हैं, उनका भी देहावसान हो गया है। तो इस प्रतिमा के अनावरण के द्वारा हम उन्हें भी माल्यार्पण अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी सर, अनम्यूट कीजिए सर। आप अनम्यूट ही हैं, बोलिए, मैं वो पिन करता हूँ। जी सर, तो अब प्रतिमा आप उसका वीडियो शेयर कर रहे हैं सर? हाँ, वो आप बोल दें, मैं करता हूँ फिर शेयर। जी जी। पद्मश्री श्रीमान अर्जुन जी प्रजापति द्वारा निर्मित प्रतिमा का अनावरण अब हम लोग करने जा रहे हैं। हम सभी ने अर्जुन प्रजापति जी के बारे में अभी चर्चा की और जाना कि किस कार्यक्रम में अपने हस्तकौशल के द्वारा, हस्तशिल्प के द्वारा इस प्रतिमा को आचार्य जी के लिए श्रद्धा स्वरूप अर्पित किया। और आज अत्यंत खेद का विषय है कि श्रीमान अर्जुन जी प्रजापति भी हमारे मध्य नहीं रहे हैं। तो इस प्रतिमा के अनावरण द्वारा हम लोग उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें भी अपने पुष्पांजलि के द्वारा उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण अब हम, जी सर, वीडियो दिखा रहा हाँ जी।
सर ये आपने राजीव मूर्ति के अनावरण वाला वीडियो डालो। हाँ। सूर्यः लोकप्रकाशकः सूर्यः तिमिर्विनाशकः जीवनदाता सूर्यः जगद्विधाता सूर्यः नक्षत्राणां नायकः सूर्यः कालविधायकः चराचराणाम् आत्मा सूर्य एव परमात्मा सूर्यः ऊर्जाकारः कार्यः सूर्य नमस्कारः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। ये चिरमी द्वारा आचार्य जी की रचना सूर्य नमस्कार कविता पर भावपूर्ण प्रस्तुति थी। राजीव सर, आपने जो प्रतिमा का अनावरण किया वो हमें दिखाई नहीं दिया, वो आप उधर जाके करके आ गए और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उसके एक बार दर्शन तो करवाइए। हाँ, देखो करूँ ना पिन। जी हाँ, आप चिरमी को पिन कीजिए, दिख रही है प्रतिमा में। पास में आ जाओ। आप चिरमी को एक बार पिन कर दीजिए सर, तो हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, हमें आप ही बड़े स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जी, ओ, ये तो बिल्कुल जीवंत प्रतिमा लग अलग एंगल से चलिए, बैठ आ रहा है। बहुत बहुत खूबसूरत बनी है भाई, वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत जीवंत प्रतिमा है। बहुत जीवंत प्रतिमा है सर। ऐसे नेत्र तो ऐसे लग रहे हैं बस बोलते हुए से। अर्जुन ने वाकई कमाल किया है यार, बहुत अच्छा। इतनी खूबसूरत प्रतिमा है सर, 2 मिनट मन कर रहा है कि एक बार वाकई बहुत अच्छी। जी भर के देख लें, बहुत खूबसूरत। हाँ जी सर, अब आगे बढ़े हम कार्यक्रम को आगे जी लेकर। जी 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 अब हम कार्यक्रम को प्रोफेसर बसंत जेतली जी, आप राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पुरोधा आचार्य रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, आचार्य जी के पट्ट शिष्य और अत्यंत स्नेही शिष्य रहे हैं। आप कुशल और रोचक शैली में अध्यापन के लिए छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। सभी छात्र बहुत स्नेह से आपकी कक्षा में उपस्थित होते हैं। अध्यापन के साथ साथ नाट्य निर्देशक और अभिनेता के रूप में भी आप विशिष्ट पहचान रखते हैं। संस्कृत नाटक विवेकानंद विजयम में राम कृष्ण ने किया वो अविस्मरणीय है और लोग आज भी उस भूमिका के लिए आपको सदैव याद करते रहते हैं। और अनेकों नाटकों में आपने निर्देशन किया। आप कवि हृदय भी हैं, अनेकों रचनाएं आपकी लोक प्रसिद्ध हैं और बच्चों के लिए जो बाल साहित्य आप रचते हैं वो तो बहुत ही लोकप्रिय है। होम्योपैथी के भी आप बहुत अच्छे कुशल ज्ञाता हैं, कुशल चिकित्सक हैं, अलमस्त व्यक्तित्व के धनी। आपका आचार्य जी से विशेष स्नेह रहा है। हम करबद्ध निवेदन करते हैं जेतली सर से कि इनसे हमें उपकृत करें। बसंत जेतली सर। नमस्कार।
नमस्कार सर। अभी वो प्रतिमा देख रहा था तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था। बहुत मुश्किल है मेरे लिए भूल पाना कि आचार्य जी नहीं है। नहीं है जैसा नहीं, लेकिन भौतिक रूप से न होना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद है। मेरी उनसे भेंट हुई थी जब मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ आया राजस्थान में। ये वीडियो अटक क्यों गया है? हाँ, वसंत भाई का वीडियो आ नहीं रहा है। हाँ, तो हुआ ये कि मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी था जब मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ आया। यहाँ आकर के मैंने ये तय किया कि मैं आर्ट्स पढ़ूं। आर्ट्स तो पढ़ने के वीडियो को लिए एक बार प्रेस करके वापस ओपन करेंगे तो शायद चलने लगेगा। बसंत जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। वीडियो तो ऑन ही है। एक बार बंद करके फिर से ऑन कीजिए सर, तो क्लियर हो जाएगा। देखता हूँ। जी सर। आ गया? जी सर, गया? आ रहा है। हाँ गुड, सर। वेरी, अभी ठीक है। ठीक है। जी प्लीज। तो मैं यहाँ जब आया तो महाराजा कॉलेज में भी उन दोनों आर्ट्स और कला और विज्ञान दोनों ही पढ़ाए जाते थे। मैं महाराजा कॉलेज में, क्योंकि वहां से यूपी से मैं 11th करके आया था। अब 11th की यहाँ कोई मान्यता नहीं थी, क्योंकि 10+2 में 11th का कोई मान्यता होती। रिपीट करना पड़ा। उसको दोहराने के लिए मैंने महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। सच कहूं तो मैं कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी था नहीं। मेरी रुचि ये पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में कभी थी नहीं। और ये रुचि ये ऐसी हालत मेरी एमए तक रही। बाकी सब पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि थी। और जब मैंने पीयूसी में यहाँ महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया तो मैंने एक हिंदी साहित्य लिया था, एक इतिहास लिया था और एक संस्कृत साहित्य लिया था। संस्कृत के पहले प्राध्यापक के रूप में मुझे आचार्य जी मिले थे। और वो पता नहीं जाने कैसे मुझे देखते ही समझ गए थे कि ये जो है, ये बालक जो है ये कुछ प्रकृति का है। तो वो हमें उस समय दूत वाक्यम करके एक पुस्तक भास का नाटक पढ़ाया करते थे और वहीं से हमारे संबंधों का विकास होना शुरू हुआ। उन दिनों वो वहां शहर में कोई हवेली नुमा एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें रहते थे। सच कहूं तो मैं पहली बार वो हवेली नुमा बिल्डिंग जो है वो मैंने पहली बार देखी तब थी जब मैं उनके घर गया करता था। मेरे लिए तो अभी भी छोटा ही है। भावना तब तक दुनिया में आई नहीं थी। उसके बाद मैं पहले ऐसे ही घूमते घूमते उनके आचार्य जी के घर पहुंच गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने और भाभी ने मेरा स्वागत किया, मुझे लगा ये तो अच्छी जगह है आने के लिए। बातें अच्छी हो जाती हैं, प्यार भी मिल जाता है। तो मैं उनसे धीरे धीरे अक्सर मिलने लग गया। पीयूसी पास करने के बाद जैसे तैसे मैंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स पूरा किया। उसके बाद महाराजा कॉलेज से चूंकि ये समाप्त हो गया था कला वर्ग,
राजस्थान कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया, लेकिन राजस्थान कॉलेज में उन दोनों संस्कृत विभाग भी राजस्थान कॉलेज में हुआ करता था। आचार्य जी वहां आते थे, लेकिन बीए में उनसे पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिला। रूप से अनौपचारिक रूप से तो जब भी मुझे कोई कष्ट होता था तो मैं उन्हीं के पास चला जाता था, और कुछ दिनों बाद वो हवेली नुमा बिल्डिंग को छोड़कर यहाँ वो रहते थे, वो सिवाड़ एरिया में रहने के लिए आ गए थे, और उसमें उनके उस घर की मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। वहां मैं अक्सर जाया करता था, और जो मुझे कष्ट होता था, जो मेरी समझ में नहीं आता था, वो उन्हीं से पूछता था। उन्होंने एक दिन मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि शाकुंतलम कौन पढ़ा रहा है। मैंने कहा कि वो फलाने सज्जन जो है वो शाकुंतलम पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा अच्छी विचित्र बात हुई। मैंने अब वो नहीं आते पढ़ाने, अब वो कोई दूसरे सज्जन आने लगे हैं। बोले वो क्यों नहीं आते? मैंने कहा पता नहीं, शायद मेरे से नाराज हो गए हो। बोले तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया सर। उन्होंने पहला श्लोक या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति, उन्होंने 7 दिन तक हमको पढ़ाया, और उन्होंने कहा कि भाई पानी से सब पैदा हुआ, आद्य हुए ससर जाता हूँ, और अग्नि सूक्त ऐसा है, और 7 दिन तक सर, और अपनी तो कुछ खास समझ में आया नहीं। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई सब समझ में आ गया, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी बाकी तो सब समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में नहीं आया, ये बता दो आपको। मैंने कहा उसके बाद वो आए ही आचार्य जी खुल करके हंसे, बोले तुम अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते। मैंने सर समझ में ही नहीं आया कुछ, तो क्या करते? बोले तुम्हारी सब समझ में आ गया था, लेकिन तुम जो छेड़ते बहुत हो लोगों को। और वाकई ये बात सही थी, ऐसा कुछ नहीं था जो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उनके पढ़ाने की शैली और वो पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा इस आदमी छुट्टी मिले चलो ठीक है, ये नहीं कि जो दूसरे सज्जन आए वो। तो इस तरीके से हमारे फिर 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ, तब संस्कृत विभाग की तरफ से रक्षा कोष में दान देने के लिए एक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने मृच्छकटिक नाटक का प्रदर्शन किया। उसमें मैंने शर्वेलक चोर की भूमिका निभाई थी। आचार्य जी ने चारुदत्त का अभिनय किया और उसमें इसरानी तो था, उसने विदूषक का अभिनय किया। इसरानी तो बाद में चले गए बंबई और बड़े हास्य अभिनेता के रूप में उभरे। तो वहां हम लोगों ने उस समय जब नाटक की शुरुआत होनी थी, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए। कि वो जयशंकर प्रसाद की वो जो कविता है, हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इसके पहले क्या कहा जाए। तो उस समय आचार्य जी ने उसमें 4 पंक्तियां जोड़ी थी। दे रहा संतरी हिमगिरी का आवाज तुम्हें कुर्बानी की, अब भी न बढ़े तो कसम तुम्हें गंगा के निर्मल पानी की। और इसके बाद शुरू होता था बिल्कुल तरन्नुम में, हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रभु, और वो एक ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे व्यक्ति जो है वो रोमांचित होने लग जाता था और एक वीरता का एक अद्भुत सा संचार होने लग जाता था उसके अंदर। इसके बाद फिर वो नाटक हुआ, नाटक बहुत सफल रहा। नाटक से हम लोगों ने जो धन एकत्रित किया वो रक्षा कोष में दिया गया, और उससे उस नाटक में आचार्य जी ने मेरे अभिनय की प्रशंसा की, और तो मुझे लगा कि ये भी काम किया जा सकता है। जिसको कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल किस्म का आदमी हूं। अभिनय भी कर लिया, होम्योपैथी भी कर ली, बोनसाई भी बना लिए, कुत्ते भी पाल लिए, पढ़ा भी लिया, और जबरदस्ती ठोक ठाक करके निर्देशक भी बना दिया गया। हालांकि लेकिन और इस सब में कहीं
एक योगदान जो है वो आचार्य जी का अविस्मरणीय है। एमए में जब मैं पढ़ने के लिए आया उसके बाद तो आचार्य जी जो है हमें शुरू में मेघदूत पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वो हफ्ते 10 दिन उन्होंने मेघदूत पढ़ाया और उसके बाद वो टाइम टेबल में, समय सारिणी में कुछ परिवर्तन हो गया और आचार्य जी जो है वो की जगह फिर एक दूसरे शिक्षक आ गए। अब वो आ गए तो मैंने आचार्य जी को एक दिन कहा, मैंने सर आप कहाँ चले गए मेघदूत छोड़ करके? बोले क्यों? मैंने कहा मेघ तो इतनी क्षिप्र गति से डाल का पहुंचे ना उसको रुक ही नहीं रहा कहीं बीच में वो मुझसे बोले बोले देखो अब ये तो विभागीय व्यवस्थाएं हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता। तुम तो जैसे तुम्हें जब कुछ पूछना हो या बात करनी हो तो आ जाना। और मेघदूत जो है वाकई मेरी जो समझ में आया वो आचार्य जी की वजह से ही आया कि इस तरीके के सवाल कोई अच्छा शिक्षक ये बताओ मुझे कि मेघदूत में जो रामगिरी पर्वत का वर्णन आता है कि यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर गया, तो क्या जरूरत थी कि उसको रामगिरी पे भेजा जाता? उसको किसी भी पहाड़ी पे भेज देते, झालाना पे भी भेज देते तो क्या बिगड़ जाता? ये चीजें जो सोचने के लिए बाध्य करने वाली जो चीजें होती थी, जिनसे साहित्य में एक दृष्टि विकसित होती थी, जो एक अच्छे विद्यार्थी को पुस्तक पढ़नी चाहिए, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक पढ़नी चाहिए या प्रसाद जी की मेघदूत एक पुरानी कहानी पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपको उसको समझना है पुस्तक को, ये मुझे उस दिन सबसे सार्थक लगा जब मेरी एक विद्यार्थी शालिनी सक्सेना ने मुझसे खड़े होकर के एक मीटिंग में कहा, जो फैकल्टी की मीटिंग हो रही थी, क्या कोर्स खत्म करना लगा रखा है, हमारे गुरुजी ने हमको जेटली साहब ने मेघदूत पढ़ाया था और वो इतने आनंद लेकर के पढ़ाते थे कि आधा मेघदूत जो है करीब करीब पूरा हुआ था, लेकिन हमारी ये तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ जो मैंने सीखा था वो सार्थक हुआ। तो अब क्योंकि साहित्य जो है ये महज शब्दार्थ नहीं है, शब्दार्थ के आगे बहुत कुछ है, ये मुझे धीरे 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 आचार्य जी की संगति में समझ में आया। सच कहूं मेरे पिता भी संस्कृत के प्रोफेसर थे, लेकिन मुझे बनाने वाले मेरे पिता नहीं, मेरे गुरु थे। मैं संस्कृत में एमए करने भी इसलिए गया था कि पिता ने मना किया था कि इसको संस्कृत में एमए नहीं करना, तो मैंने कहा नहीं मुझे संस्कृत में ही एमए करना है। और एक तरह से ये अच्छा ही रहा कि मैं आचार्य जी के और अधिक संपर्क में आया। ये उसके बाद जो है मैंने साहित्य ग्रुप में ले लिया, साहित्य में का अध्ययन करने के लिए तो नाट्यशास्त्र आचार्य जी ने पढ़ाया और उनको मालूम था कि ये लड़का कभी पूरी किताब तो पढ़ेगा नहीं, तो इम्तिहान के पहले उन्होंने मेरे पास छोड़ जाओ, मैं छोड़ गया। उन्होंने उस पुस्तक में कई जगह निशान लगा दिए, वो पुस्तक आज भी मैंने सहेज करके रख रखी है, उसमें जगह जगह एचआर करके उनके हस्ताक्षर है। उन्होंने कहा और तुम कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ये अंश जो है जरा अच्छी तरह से पढ़ ले। बाद में जब मैं पढ़ाने लगा तब मैंने जितना अध्ययन किया उतना अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब मेरे शिक्षक ऐसे हैं तो मुझे अगर उनको एक आदरांजलि देनी है और ये कहलवाना है कि मैं उनका शिष्य हूँ, तो मुझे कम से कम पढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शुरू में मैंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का श्रेय आचार्य जी को जाता है, क्योंकि मैं जहां भी अटकता था पहुंचता उन्हीं के पास था। इसी क्रम में जब मैं शिक्षक हुए मैंने राजीव को भी पढ़ाया ये तक संस्कृत में। राजीव का भी नाटक में, राजीव के नाटक में रुचि थी। ये राजीव और भावना ये तो मेरे
छोटे भाई बहन जैसे ही है। तो इनको मैंने पढ़ाया, राजीव को। फिर जब राजीव सोशियोलॉजी में एमए कर रहा था तो मुझे पकड़ करके ले गया और मुझसे 2 नाटकों का निर्देशन करवा लिया अपने विभाग में। भावना को पढ़ाने के पहले मैंने जब वीणा भाभी जब एमए कर रही थी तब मैंने उनको पढ़ाया, फिर उसके बाद भावना को पढ़ाया। क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया ये तो वही लोग जाने, लेकिन आचार्य जी ने मुझसे ये कहा था कि बोले देखो अब ये जो है ये दोनों जो संस्कृत में एमए में आ गए, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तुमको देख लिया, अब इनको देखना जो है तुम्हारा काम है। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। वो परिवार मेरा परिवार, मैं वहां जब तक आचार्य जी थे इधर तो मैं उनके बाद से मुझे जाने की इच्छा भी नहीं, अजीब सा लगता है। लेकिन वो मेरा अपना परिवार है जिसमें जाने के लिए मुझे कभी किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे पूछना नहीं पड़ा किसी से कि मैं आऊं या ना आऊं। मैं जब नाट्यशास्त्र पर पुस्तक लिखना शुरू किया था तो आचार्य जी को ही एक एक अध्याय लिख करके मैं दिया था। आचार्य जी की एक खासियत थी कि वो मेरे लिए कई विषय जो वो पढ़ाते थे वो धीरे धीरे छोड़ते गए। दशरूपक उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, नाट्यशास्त्र मेरे लिए छोड़ दिया, और बाद में मेरे साथ आधुनिक साहित्य का पेपर भी उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। ये एक बड़े गुरु की पहचान होती है कि अपने छात्र को आगे लाने के लिए किस प्रकार से वह उसे तैयार करता है, उसे अवसर देता है आगे बढ़ने का, कि जो उसने सीखा है, जो उसने उनसे पढ़ा है, उसको वो किस तरीके से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सकता है। और ये मैंने उनसे सीखी और यही मैंने अपने चरित्र में बाद में उतारने की कोशिश की कि अगर आपको विभाग को आगे बढ़ाना है, अगर आपको ये देखना है कि आपके आगे भी कुछ अच्छे शिक्षक पैदा हो, तो आपको अपना स्वार्थ छोड़ करके अपने ऊपर अपने विद्यार्थियों को रखते हुए उनसे काम करवाने की, उनको काम करने की प्रेरणा देनी पड़ेगी, उनको पढ़ाने के लिए आगे लाना पड़ेगा। मैंने आचार्य जी उस समय रिटायर हो चुके थे जब मैंने 2 या 3 शायद रिफ्रेशर कोर्स संस्कृत में किए। शिक्षकों के मैंने जिस विषय पर उनको भाषण देने के लिए कहा, जो सहयोग करने के लिए कहा, मुझे हमेशा उनका पूरा सहयोग मिला। वो संस्कृत अकादमी में जब अध्यक्ष रहे तो संस्कृत अकादमी में मैं उनके साथ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में था। वह इतना प्रगाढ़ संबंध था, लेकिन एक जो चीज मुझे याद आती है कि वो इतने स्नेही और इतने स्निग्ध व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे रिसर्च गाइड भी थे, मैं उनसे प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं उनसे बीए में पढ़ा, मैं उनसे एमए में पढ़ा, मैं उनसे पीएचडी में उनके अंडर में कर रहा था। और वो मुझसे बार बार कहते थे कि तुम कर लो, अब तो तुमने अपने गुरु का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, गुरु ने तो इतने साल में सबमिट कर दी थी, तुमको इतने साल हो गए, अब तो सबमिट करो इसको। लेकिन बस वो अपने स्नेह में एक कह जाते थे और मुझे लगा कि जो बात मुझे लगी कि अगर वो थोड़े से कठोर होते मेरे साथ, कहीं मुझे थोड़ा सा खींच लेते अनुशासन में, तो शायद मैं कुछ और बेहतर कर सकता था, लेकिन ये उनकी आदत में नहीं था। अब मैं कितना कहूं गुरुजी के बारे में, जितना कहूंगा उतना कम ही होगा। बहुत कुछ है उनके जीवन का जिसको मैं उसी तरीके से उतारना चाहता हूं अपने जीवन में, लेकिन जो उनकी श्रद्धा थी वो अनुशासन मेरे अंदर नहीं है। मैं इधर भागता हूं, उधर भागता हूं।
स्थिर चित्त व्यक्ति नहीं होंगे। वो स्थिर चित्त थे, कुर्सी पर बैठ जाते थे, जब बैठ गए लिखने के लिए तो लिखना ही है। और उनके न रहने की एक हानि ये हुई कि मैंने जब एक दिन देखा तो घर में सफाई हुई थी, तो मेरा एक पूरा लिखा हुआ चैप्टर करीबन 150 पेज का वो रद्दी के कागजों में बिक गया था। और उसके बाद से लिखना, हालांकि मुझे मालूम है कि वो इस बात से खुश नहीं होंगे। वो चाहते थे कि मैं इस पे लिखूं। और कुछ दिन पहले की बात है उनके दिवंगत होने के, कि जब नाट्यशास्त्र पर चर्चा करने के लिए उनसे कोई व्यक्ति गया तो उन्होंने उससे कहा कि बोले इस विषय पर आप बसंत से चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी दृष्टि और उसका अध्ययन अब बहुत व्यापक है। तो मैं तो आपको ये बता देता हूं कि जो मेरी दृष्टि में है, लेकिन आप अगर लाभान्वित रहेंगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है एक शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थी के प्रति कहने की। काश मैं उनके ऊपर एक पुस्तक पूरी लिख सकता हूँ, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। वो आज भी है, कहीं है, कभी कभी स्वप्न में दिखते हैं, पता नहीं वो मेरा मन है या वो वाकई आते हैं। उनकी एक कविता मुझे बार बार याद आती है। उन्होंने मेरी कविताओं में बहुत सारे सुधार भी किए। मेरा काव्य संकलन निकलवाने पर उन्होंने जोर भी डाला। दूसरा काव्य संकलन जब मैंने वापस ले लिया प्रकाशक से तो वो नाराज भी हुए थोड़े से कि तुम क्या करते हो। उनके साथ मैंने हर विषय पर बात की, पुनर्जन्म पर उनके बात करते करते मैंने कहा कि सर माइंड जो है वो रेरिफाइड मटेरियल है और यही आत्मा है और वो कभी नष्ट नहीं होता। बोले हाँ सही है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं गया तो मैं शायद कुछ हताश था। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई कि जब पुनर्जन्म होगा तो फिर नए सिरे से शुरू करो। पिछला जितना पढ़ा लिखा था, इतना सारा समय लगाया, इतना वो किया, सब नष्ट। वो बोले नष्ट क्यों? अभी उस दिन तो तुम मुझसे कह रहे थे कि दिमाग जो है वो रेडिफाइड मटेरियल है, नष्ट नहीं होता है। तो फिर संस्कार। मैंने कहा हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर कायदे से देखें तो आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हर पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और कहीं ज्यादा जल्दी सीखने वाली होती है। तो कहीं ना कहीं शायद संस्कार रूप में वो विद्यमान रहता है। तो मेरे लिए वो एक कवि थे, एक शिक्षक थे, मेरे बड़े भाई थे। मेरे लिए वो बहुत कुछ थे, मुझे बनाने वाले वही थे। और उनकी एक कविता जो पहला जो उनका संकलन आया था, खुले किरण पाल, मुझे बहुत पसंद था। लौट चढ़ी सोनतरी खुले किरण पाल, रंग लिखे विदा पत्र खिलते रूमाल। इससे अच्छा चित्र मिलना मुश्किल है। तो इस तरीके से कितना कहूं, जितना कहूं उतना ही कम है। अभी मुझे लोकेश जी को भी सुनना है। काश आचार्य जी रहते, लेकिन कल मैं एक गाना सुन रहा था ना, और वो लागू होता है इसके ऊपर पूरी तरह से, कि मिलने वाले ने लिख डाले खाली मिलन के साथ बिछोड़े। तो बिछोड़ना तो है। आज आचार्य जी बिछड़े हैं, कल मैं बिछड़ूंगा, कोई और बिछड़ेगा। क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। क्या पता फिर हम कहीं मिले, और मैं चाहूंगा कि मिले।
और इसी रूप में मिले तो वो फिर मेरे गुरु हो और मैं फिर उनका शिष्य हूँ। भावना और राजीव और भाभी जी मेरे शिष्य हो या ना हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कि वो मुझे पुनः अगर गुरु के रूप में प्राप्त हो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं आता नहीं, उनके बारे में बोलना मुझे कष्टप्रद लगता है, मुझे कहीं कचोटता है। लेकिन दिक्कत ये है कि राजीव नाम का जो बालक है ये मुझे, तो इसने इस बार भी मुझे खींच लिया, तो कुछ बोल दिया राजीव, जो जैसा भी था मेरे मन में जो था। मैं कोई तैयारी तो करके बैठा नहीं था उनके बारे में बोलने के लिए, मुझे तैयारी की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा आग्रह पूर्ण हुआ और मेरे गुरु को मैं आदरांजलि देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी भावपूर्ण आदरांजलि के लिए। सर की एक रचना है ओलू, हाँ आप जितना उनको मिस कर रहे हैं, मुझे लगा कि 2 पंक्तियां उसकी मैं पढ़ देती हूँ यहाँ। बादल सी घिर आवे, म्हारे नैना जल बरसावे, सुनी सुनी रातारी, ओ जाग बन जा, कूपड़ कवळे हिवड़े हूक जगावे, मीठी मीठी लाय लगावे थारी ओलू, मधुरी मधुरी झाल उठावे थारी ओलू, म्हारी हिंगलू टीकी में सुहाग बन साजे, गाला ऊपर किंकू बरणो रंग बन राजे, पायलड़ी में घूमर हाड़ो गीत बन बाजे, होठा ऊपर कुर्जा बन जावे थारी ओलू, मीठी मीठी लाए मधुरी मधुरी झाड़ उठावे थारी ओलू। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। हम सभी सर को बहुत मिस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी श्रीमान लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से, जरा सा सर का परिचय मैं हम सभी के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो राजस्थान का बच्चा बच्चा सर से परिचित सब जानते हैं, हाँ सही है, आपके काव्य से सभी जानते हैं आपको। लगभग 25 संस्थाओं से आप जुड़े हैं और 2000 से अधिक शिरकत की है। आप विशुद्ध साहित्य मंच से जुड़ी वाचिक परंपरा को जन जन में प्रतिष्ठापित करने के लिए कृत संकल्प है। शब्दों की गरिमा और उनकी अर्थवत्ता के आप प्रबल हामी रहे हैं। आपके जैसे उत्कृष्ट कोटि के व्यक्तित्व को का सानिध्य पाकर हम सभी धन्य हैं सर। चंदौसी यूपी के एक राजसी घराने में आपका जन्म हुआ, आपने बहुत रियाज किया है, पद्य की लगभग सभी विधाओं में आपने लिखा है और शोहरत बटोरी है। दोहा, माहिया, गजल, गीत सभी विधाओं में आपकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं। और दरिया में मजदार बहुत है, ये तो जनमानस के हृदय में बसती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गीत सम्राट गोपाल दास नीरज साहब ने और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने इसमें आमुख में आपको सम्मानित किया है। तुक नाम से प्रकाशित जो आपका गजल संग्रह है, उसमें भी विजय बहादुर सिंह साहब, शीन काफ निजाम साहब, श्री कृष्ण कल्पित साहब और श्री अली अहमद फातमी साहब जैसे दिग्गजों ने आमुख लिखकर उसके गरिमा को भी प्रमाणित किया है। बहुत कुछ है कहने को, किंतु समय की भी अपनी गरिमा है। और सविनय आग्रह सर आपसे, श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, आप अपने उद्बोधन से हमें आप्लावित करें। स्वागत है सर आपका। सब दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं भी पहले मित्रों बोला करता था, लेकिन मई 2014 के बाद से मैंने मित्रों बोलना बंद की थी। तो वसंत भाई को, घनश्याम और जितने दोस्त
जुड़ रखे हैं इस समय, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बसंत जी ने बड़े भावुक मोड़ पे इस पूरी चर्चा को लाके छोड़ दिया है, और जाहिर है कि ये भावुक होने का दिन भी एक अच्छा काम जो आज हमने किया हरिराम जी को याद करने के साथ साथ, कि 2018 में हम सब लोगों की उपस्थिति में अर्जुन ने जो उसका अनावरण भी आज हमने किया। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों। मेरे बारे में जानने वाले जानते हैं कि मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी रहा हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कहा करते थे कि किसी की भी अगर मूर्ति लगानी हो, उसे दिवंगत हुए कम से कम 300 बरस हो जाने चाहिए। ओहो, के पीछे उनका तर्क ये था कि इससे कम समय में आदमी का ठीक ठीक मूल्यांकन हो ही नहीं पाता। हम सब जानते हैं दोस्तों कि हर नियम का एक अपवाद भी हुआ करता, और आज जो हमने किया वो उस अपवाद की श्रेणी में आता। वरना तो ये देश ऐसे लोगों को भुगत रहा है कि लोग अपने जीवित रहते अपनी मूर्तियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। सही है। और ये कालखंड, ये समय का चक्र उन मूर्तियों का कब भंजन करेगा ये भी हम देखेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हरिराम आचार्य जी की मूर्ति का लगना, मैंने कल भी राजीव से कहा था, आज भी कह रहा हूं और आइंदा भी कहूंगा, और अगर समय और सब लोगों ने हमारा साथ दिया तो बहुत जल्दी इसी मूर्ति का हम एक बड़े भव्य समारोह में अनावरण करेंगे। फिजिक्स क्या तो बात। आज तो हम वर्चुअल कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन मेरा मन है और मेरा संकल्प है कि ये आयोजन डॉक्टर हरिराम आचार्य की मूर्ति के अनावरण का आयोजन, ये तो कम से कम जिस बड़े पैमाने पे होना चाहिए, इंशाअल्लाह हम इसको उसी बड़े पैमाने पे करें। और इसमें जो कुछ भी मेरा सहयोग, बसंत जी ने वो सब कुछ कह दिया जो कि मैं सोच रहा था कि मुझे कहना चाहिए। ये अलग बात कि बसंत जी ने वो तमाम बातें अपने खुद के हवाले से कही, लेकिन कहा हरिराम जी के बारे में वही वही सब जो कि मैं सोचे बैठा था। जाहिर है बसंत जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मैं बहुत लंबी अपनी बात कहूंगा भी नहीं। कहीं अगर कुछ छूट गया बसंत जी से तो केवल वो ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं हरिराम जी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जिनके बारे में हम अक्सर ये सोचते हैं हितकार एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। और जाहिर है कि मेरा परिचय जब उनसे हुआ तो वो डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी की मार्फत हुआ। और जोशी जी और हरिराम जी के संबंध क्या रहे हैं ये हम सब जानते हैं। सही बात। तारा प्रकाश जोशी जैसे गीत ऋषि, कोई गीत जब कह लेते सबसे पहले हरिराम जी को सुनाने के लिए जाते। सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाते गंगवाल पार्क, सुनाया जाता उस गीत को याद होगा कि 2018 वाला आयोजन जब हमने किया था वो राधा कृष्ण लाइब्रेरी में 4 किताबों का विमोचन था उस दिन, तो मुझे आदेश दिया गया था कि मैं जोशी जी को लेकर के आऊं। जोशी जी बहुत बीमार थे, बड़े अशक्त थे, व्हील चेयर पे थे। मैंने कहा हरिराम जी की पुस्तकों का विमोचन है, आपको चलना है। तारा प्रकाश जी बोले अगर हरिराम जी के लिए नहीं जाऊंगा तो फिर किसके लिए जाऊं। वो बेचारे, उनकी व्हील चेयर करके हम लोग व्हील चेयर पे लेके आए, और वो बड़ा दिव्य भव्य आयोजन आज भी मेरी स्मृतियों में है। हरिराम जी से लगातार मेरी मुलाकातें होती रही। एक दौर वो था जब हम लोक विकास संस्थान के मार्फत कुछ लोगों को सम्मानित भी किया करते थे। उसमें भी साहित्य का सम्मान उन दिनों, उस वर्ष का, डॉक्टर हरिराम आचार्य जी को हमने पेश किया था।
हरिराम जी के बारे में एक बड़ी अपना ऑब्जर्वेशन है। अभी बसंत जी ने कहा और रानी ने भी अपने उद्बोधन में और शुरुआत की टिप्पणी में बताया कि वो संस्कृत के कितने बड़े विद्वान थे, संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग अगर गौर करें तो मुझे लगता है राजस्थान में हरिराम जी वाहिद अकेले ऐसे आदमी थे जो राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष भी हो सकते थे, हाँ जो हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी हो सकते थे और जो उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी हो सकते बिल्कुल बिल्कुल सही कह बिल्कुल। इतना मतलब इतना इतना काबिल आदमी, लिंग्विस्टिक बॉर्डर से कहीं बधा हुआ नहीं वो आदमी, और उनकी विद्वता जो थी वो तो नमन करने योग्य है साहब। कौन सी भाषा ऐसी रही जिसमें उन्होंने अपना लोहा नहीं मनवाया। जब राजस्थानी में लिखा तो कलम तोड़ा, हिंदी में लिखा तो भाई कमाल, मतलब उनके हिंदी के गीत, उनके मुक्तक हम गुनगुनाते रहे हमेशा, आज भी गुनगुनाते हैं। उनकी संस्कृत की रचनाएं अभी बहुत विस्तार से उस पर बात हो चुकी। कम लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि हरिराम जी को उर्दू और फारसी की बहुत अच्छी जानकारी। हम्म, भैया एक बात जोड़ता चलूं कि ये जगन शर्मा जो हैं फिल्म वाले, हम्म, जिनके घर में पद्मिनी मुलायम आई हैं टूटू के, हम्म, जगन एक फिल्म बना रहे थे और उसके गाने जाहिर है कि हरिराम जी को लिखने थे, उन्होंने लिखे। दान सिंह जी का म्यूजिक था। उसमें उन्होंने फारसी की एक ऐसी विधा का इस्तेमाल किया जो अच्छे अच्छे उर्दू दा नहीं जानते, उस सिर्फ का उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं वो आदमी हूं जो आपको बहुत भरोसे से, बहुत जिम्मेदारी से ये बता सकता है कि उनकी उर्दू की गजलें मैंने खूब सुनी है उनके मुंह से। तो परिषद वाला बिहारी सम्मान मिला था, तो गंगवाल पार्क में हमारे मित्र रहते हैं मनोज मित्तल कैफ। उन्होंने अपने घर की छत पे मेरे सम्मान में एक गोष्ठी का आयोजन किया। उस गोष्ठी में जितने लोग मौजूद थे वो सब जानते होंगे कि उस दिन हरिराम जी ने जो गजलें अपनी पढ़ी थी वो अद्भुत थी। और मेरी आखिरी मुलाकात जब हरिराम जी से हुई थी तब हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि वो तमाम गजलें भी छपकर एक पुस्तक के रूप में आनी चाहिए। कर पाते हैं उस काम को, वो काम भी हमें करना चाहिए, निश्चित रूप से हम करेंगे भी, क्योंकि राजीव का जो मन है उसको मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। राजीव के इस जज्बे को मैं सलाम भी करता हूँ। फिल्म वाले पक्ष की बात की रानी जी ने, मैंने बताया जैसा अभी कि वो फिल्म जो भारत और चीन के रिश्तों पर बन रही थी लगभग पूरी बन गई थी। उस फिल्म को अगर भारत के विदेश मंत्रालय की अनुमति मिल जाती तो बड़े कमाल की फिल्मों बनती। और दान सिंह ने बड़ा शानदार म्यूजिक उसमें दिया था। और फिल्म के हवाले से, जैसा मैंने भी अकादमी के हवाले से एक टिप्पणी की, वैसा फिल्म के हवाले से भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरी निजी पसंद और समझ के मुताबिक भारतीय सिनेमा में उर्दू में साहिर और हिंदी में शैलेंद्र, इन दोनों से बेहतर गीतकार मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हरिराम जी बंबई के वासी हो जाते, को नवाज रहा था, चाहे वो बवंडर हो, चाहे वो मेहंदी रंगलाई, ये सब हो, हम्म, मुझे लगता है कि वो साहिर और शैलेंद्र का एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन होते हो, क्योंकि उनको दोनों जबानों पे दखल था, उनका पकड़ में थी उनकी उर्दू और हिंदी दोनों। और मेहंदी रंग लाएगी में जो टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा है, आज लोगों को यकीन नहीं होगा कि साहब किसी टाइटल सॉन्ग के 9 अंतरे लिखे जाएं, और ये बहुत बड़ी बात है। और खास करके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा म्यूजिक डायरेक्टर, जो बड़े मूंजी किस्म के थे, जो हमेशा ये चाहते थे कि उनके संगीत की प्रधानता रहे, लेकिन वहां भी उनको भी स्वीकार करना पड़ा और 5 अंतरे उस टाइटल सॉन्ग में रखे गए।
और भी गाने उस फिल्म के रहे, गीता दत्त ने भी गाए, लता जी ने भी गाए। तो मुझे लगता है कि साहिर और शैलेंद्र का एक बड़ा हरिराम जी हो। वही बात है कि हम कहते हैं ना कि तेरे मन कछु और है, विदना के कछु और। हरिराम जी बम्बई नहीं जा पाए, जयपुर और राजस्थान उनसे नहीं छूटा, वरना मुझे लगता है कि शायद उनकी टक्कर का और उनकी सलाहियत का दूसरा गीतकार भारतीय सिनेमा में शायद नहीं। उनके रचना धर्म पर जितना खूबसूरती से डिटेल में बताया जा चुका है, उसमें बहुत कुछ ऐड करने के लिए मेरे पास रह नहीं जाता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने अमूमन ऐसे कवि, ऐसे शायर देखे होंगे जो कहते तो बहुत अच्छा है, जिनकी डायरी, जिनके बयाज जो है वो बेहद खूबसूरत कलाम से भरी रहती है, अच्छा नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ कविता की जो ये वाचिक परंपरा रही है, आप जानते हैं कि बहुत समृद्ध परंपरा रही है। अब ये बात अलग कि पिछले 1.5-2 दहाइयों में इसमें बड़ी गिरावट और कुहड़पना आ गया। बल्कि मुझे अनुमति दीजिए इस बात को कहने की, एक वो दौर था जब कवि सम्मेलन और मुशायरे के मंच पर वो आदमी चढ़ने से डरता था। दुर्भाग्य से आज वो आदमी इन मंचों पर चढ़ने से डरता है जिसके पास कविता है। कविता के वाचिक मंच से अच्छी कविता का दूर हो जाना, ये भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि लाजवाब तरन्नुम था उनका, बहुत सुरीला कंठ था, संगीत की खासी समझ थी उनको, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं। और अगर मैं यूनिवर्सिटी का जो कुलगीत है, इसका कंपोजिशन भी शायद राम जी का ही किया हुआ है, लिखा तो उन्होंने है ही इसे, लेकिन ये इसका कंपोजिशन भी शायद उन्हीं का। तो संगीत की बड़ी गहरी समझ उनको थी। और इन तमाम बातों के साथ साथ एक निहायत शरीफ, नफासत पसंद, अदब नवाज और बहुत सरल मन के आदमी हरिराम आचार्य रहे। उनकी सरलता इस हद तक थी कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में हम लोगों को संकेत करना पड़ता था कि थोड़ा सा ये कुर्ता ठीक कर लीजिए, न हो तो कोई दूसरा कुर्ता पहन लीजिए। बहुत हल्की सी मुस्कुराहट, और उनकी मुस्कुराहट के क्या कहने साहब, मतलब हरिराम जी की मुस्कुराहट उनके शब्दों से ज्यादा संप्रेषित करती थी साहब। जिन लोगों ने उस मुस्कुराहट को देखा है वो खूब जानते हैं इस बात को कि उनकी मुस्कुराहट उनके शब्दों से अधिक कहती थी। इतने थी उनकी मुस्कुराहट कि आप अपने अपने अर्थ उसमें ढूंढते रहिए और लगाते रहिए। जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सुरीला कंठ था, तरन्नुम बहुत लाजवाब था। अब ये उस दौर की बात है जब आप यकीन नहीं करेंगे कि जयपुर में काव्य गोष्ठियों को सुनने के लिए 8-10 हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे साहब, जो आजकल अच्छे बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरों में नहीं होते। और क्या नाम हुआ करते थे उन कवि सम्मेलनों में, डॉक्टर ताराप्रकाश जोशी, डॉक्टर हरिराम आचार्य, छोटू खान निर्मल, शांतिलाल असावा राकेश, चंद्र कुमार सुकुमार, रामनाथ जी कमलाकर, कल्याण सिंह राजावत, वीर सक्सेना, बुद्धि प्रकाश पारीक, कुमार शिव, कितने नाम मुझे याद आते हैं आज। अब ये सारी टीम अगर किसी एक जाजम पे हो, किसी एक मंच पे हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस कार्य होती थी। एक वो दौर रहा जब राजस्थान में अकाल पड़ा, कवियों का पूरा टोला लेकर के ताराप्रकाश जी पूरी राजस्थान की यात्रा पर गए।
और उस समय उस दौर में लगभग 1.25 लाख रुपया ला करके मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी को भेंट किया गया। मतलब हमारे कवियों ने कविता के बारे में, कवियों के बारे में कहा जाता है कि उनके सामाजिक सरोकार होने चाहिए। तो हमारी इस पूरी कवियों की टीम ने, हमारे अग्रजों की इस टीम ने ये करके दिखाया। न सिर्फ राजस्थान के कोने कोने में, हर अंचल में, बल्कि अपनी झोली फैला करके लोगों से पैसे लिए, चंदा मांगा और वो अकाल राहत कोष में मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया। और उस दौर में 1.25 लाख रुपए से अधिक की राशि माने रखती है साहब। और वो किसी धन्ना सेठ से लिए हुए पैसे नहीं थे कि किसी उद्योगपति से ले लिए हों। वो आम जनसाधारण का कंट्रीब्यूशन था। ऐसे लोगों का, में छोटे अंचलों में रहने वाले लोग, उन्होंने कविता सुनी और जब चंदे का आह्वान किया तो जैसा जिससे बन पड़ा, लोगों ने पैसे। मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं। एक वो घटना भी याद आती है कि जब तारप्रकाश जी बीमार हुए, मैं हरिराम जी को लेकर के जोशी जी से मिलने हम लोग गए। जिस तरीके से हरिराम जी ने जोशी जी का हाथ पकड़ा और उनके बिस्तर के पास चुपचाप बहुत देर तक बैठे, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। ऐसा केवल एक ही दूसरा दृश्य मेरे जीवन में देखने में आया है, जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी एसएमएस अस्पताल के कॉटेज में भर्ती थी और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत 2-2, 2.5 घंटे उनका। आज की राजनीति के दौर में ये सब बातें किससे कहानी की बात लग सकती है दोस्तों, लेकिन यकीन जानिए ये सच था, ऐसा होता था। राजनीतिक असहमति का मतलब शत्रुता नहीं था। अपने विपक्षियों को गद्दार और राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाता। मतभेद होते थे, मन के भेद नहीं होते। और जोशी जी और हरिराम जी का रिश्ता तो क्या कमाल का रिश्ता था सर। दोनों एक दूसरे का खूब आदर करते, दोनों एक दूसरे, और दोनों प्रेम से परिपूर्ण लोग थे। आज हरिराम जी को याद करते समय मैं जोशी जी को भी याद करता हूँ, और राजीव को, भावना को, चिरमी को, रानी जी को, घनश्याम जी को, तमाम लोगों को साधुवाद देता हूँ। मेरा सलाम कि मुझे अवसर दिया कि मैं उनके ऊपर अब कुछ अपनी बात, अपनी भावना आपसे साझा कर सकूं। मेरा भरोसा साल में, आने वाले वक्त में हम इस कार्यक्रम को फिजिकल करेंगे और बड़े रूप में करेंगे और सबकी शिरकत के साथ करेंगे। एक बार पुनः आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अगर अधिक समय ले लिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई। धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर ने हम सबसे शेयर किया कि परंपराओं के वाहक रहते हुए तरह से रहे सर। एक वाणी ऋतंभरा आपकी बड़ी चर्चित रचना रही है। नवयुग ने मेरी आंखों में जितना धुआं भरा, नवयुग ने मेरी आंखों में जितना धुआं भरा, उतनी अधिक दिखी आलोकित मुझको परंपरा। जिसने काट दिया हर तट पर जमी हुई काई को, मुझे दिखी वह लहर प्रगति के ओजस्वी दर्शन सी। जिसने सघन ताप से विगलित कर डाला शिखरों को, की ज्वाला मेरे चिंतन की। और साहिल साहब ने जो स्मृतियां हमें याद दिलाई, सच में आचार्य सर जितने बड़े पुरुष थे उतना ही बड़े लोगों का और सभी सुधी जनों का, ज्ञानी लोगों का, विद्वानों का सम्मान भी किया करते थे। एक और बहुत युग पुरुष हमारे साथ हुए हैं आकाशवाणी पर, मुझे उनके साथ बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। आवाज की दुनिया के बादशाह जिन्हें कहा जाता है,
नंदलाल शर्मा सर, हरिराम जी आचार्य के अभी बिल्कुल तारा प्रकाश जी सर भी हमारे तो रिलेटिव ही हैं। तारा प्रकाश जी जोशी जी की तरह ही नंदलाल जी शर्मा सर का भी आचार्य सर उतना ही सम्मान करते थे और दोनों मित्र जब भी मिलते थे तो उतने ही स्नेह से मिलते थे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजीव जी आचार्य को। आप आचार्य जी के पुत्र हैं, ये तो बात है ही, आप स्वयं एक बेहतरीन निर्देशक और रंगकर्मी भी हैं और जिनका अपने पिता के ही समान भाषाओं पर पूर्व अधिक आपका सदैव ऋणी रहेगा सर कि आप एक युग पुरुष के सुयोग्य पुत्र के पुत्र तो हैं ही, लेकिन आपने अपने पितृधन को इतना करीने से संजो के रखा है। इसके लिए हम सभी आपके दिल से आभारी हैं। एक शेर के साथ मैं आपको वेलकम करूंगी। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, साहिल साहब अक्सर उसे कोट किया करते हैं, आपको प्रिय भी है लोकेश सर शायद ये। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। हरिराम आचार्य थे हमारे दोस्त, उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से पुराने दिखे जी। स्वागत है राजीव सर आपका। बात है जो आप निकल के रखते हैं कैसे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रागी जी ने मेरे ऊपर डाल दी, उन कविताओं को सुनाना जो मेरे पिताजी सुनाया करते थे। में ठाड़ को दिए जाएंगे, तक से छोटा लग जाएगा, मोटे मोटे हो रहे हैं तो दिएगा, और ये आप कभी भी रखते हो दिए। एक कवि जो है वो हमेशा समय से थोड़ा आगे देखता है, तो पिताजी ने एक कविता संस्कृत में लिखी थी, मैं उससे शुरुआत करता हूँ 2 पंक्तियों से, जो जाने अनजाने वो आज के समय पे स्वतः लागू हो गई। वो लिखी किसी और संदर्भ में गई थी, लेकिन वो आज के संदर्भ में बिल्कुल मौजू है। आन सुमुखी मुखावरण में मया बहिर्गमनीयम। पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे सुमुखी, मुझे जरा मुखावरण ला दे, मास्क ला दे, मुझे बाहर जाना है। तो आज ये हालत हर व्यक्ति की हो गई है। पता नहीं समय से आगे उन्होंने कैसे देख लिया था कि अब ये मास्क लगाए हम बाहर घूमेंगे। ये गजल सुनाना चाहूंगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। एक ऐसी गजल जो पिताजी ने भी बहुत कम जगह पे सुनाई है। जो मशहूर गायक हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने वो गजल ली थी और उसको कई जगह पे गाया भी था, लेकिन फिर भी वो इतना प्रचलन में वो उनकी गजल नहीं है। पर वो आज मुझे वो लगता है कि वो गजल इस मौके के हिसाब से वो बिल्कुल उपयुक्त है। तब तुझे मेरी वफा पर यकीन आएगा, जब तेरी दुनिया से मैं दूर चला जाऊंगा। तब तुझे मेरी वफा पर यकीन आएगा, जब तेरी दुनिया से मैं दूर चला जाऊंगा। याद आएगी तुझे बीती हुई बातों की, याद आएगी तुझे बीती हुई बातों की, खुशनुमा रातों की बेचैन मुलाकातों की, खुशनुमा रातों की बेचैन मुलाकातों की। जब भी बरसेगी घड़ी
झूम के बरसातों की, जब भी बरसेगी घड़ी, झूम के बरसातों की, कोई बादल तेरी पलकों पे उभर आएगा, जब तेरी दुनिया से मैं दूर चला जाऊंगा। फिर पढ़ोगी जो मेरे खत कभी सूनेपन में, फिर पढ़ोगी जो मेरे खत कभी सूनेपन में, या कभी देखोगी चुपचाप किसी दर्पण में, दिल के जज्बात के खामोश अकेलेपन में, दिल के जज्बात के खामोश अकेलेपन में, कोई लम्हा तेरे एहसास से टकराएगा, जब तेरी दुनिया से मैं दूर चला जाऊंगा, तब तुझे मेरी वफा पर यकीन आएगा, जब तेरी दुनिया से मैं दूर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊं। एक मुक्तक उनका जो मैं अक्सर सुना दिया करता हूँ, मेरी जुबान पे चढ़े हुए हैं, और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से ही वो उनके मुक्तक उनसे ज्यादा मैं सुनाया करता था। कई लोगों ने तो ये कहा आप बहुत अच्छा मुक्तक लिखते हो, मैं बताता नहीं था, वहां चुप्पी साध लेता था। पर वो एक आध मेरे दोस्त ने तो ये पापा को ये कह भी दिया, सर आप ये मुक्तक मत सुनाया करो, ये राजीव आपसे ज्यादा अच्छा सुनाता है उसको। पर खैर वो मुक्तक भी उनका है, स्वर भी उनका है, अंदाज भी उनका है। मैंने सिर्फ कॉपी करने का प्रयास किया, और वो शायद वो कॉपी थोड़ी अच्छी खूबसूरत कॉपी बन गई। हम खिज़ां में भी बहारों का पता देते हैं, हम खिज़ां में भी बहारों का पता देते हैं, नफरतों को भी मोहब्बत का सिला देते हैं, यूं तो हिल जाते हैं हम दर्द की एक जुम्बिश से, यूं तो हिल जाते हैं हम दर्द की एक जुम्बिश से, जिद पे आए तो जमाने को हिला देते हैं, जिद पे आए तो। इतनी कविताएं तो मुझे लगभग सारी याद है, इसलिए मैं बहुत देर तक सुना सकता हूँ, लेकिन ये अभी के कार्यक्रम की गरिमा और समय सीमा को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आभार अपनी तरफ से देना चाहता हूँ जो सभी लोग शरीक हुए, और विशेष रूप से मेरे गुरुजी और मेरे निर्देशक और मेरे सखा और न जाने क्या क्या, जेटली साहब और मेरे अग्रज लोकेश कुमार जी, उन्होंने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में अपनी स्वीकृति देकर के उन स्मृतियों को ताज़ा करने में हमारा बहुत बड़ा साथ दिया, जो हम जिन यादों को हम भुलाना नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि वो यादें सदा बनी रहें, सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहें और हमें निरंतर कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहें। मैं धन्यवाद देता हूँ। रानी जी। जी, बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति सर, बड़ा आनंद आया। आपकी आवाज में तो सच में जादू ही है। मेरा स्वर आ रहा है ना? जी। हमने आकाशवाणी पे 2001 से मैं अप्रूव ड्रामा आर्टिस्ट और अप्रूव कैजुअल अनाउंसर रही। तो जब विवाह के पश्चात 2003 में जयपुर, तो हम आकाशवाणी पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करने के लिए मैं और मेरे पति सर्वेश व्यास हम दोनों जाया करते थे। वहां पे हमने आचार्य सर के लिखे हुए बहुत से रेडियो नाटक, रेडियो रूपक, झलकियां और एक बहुत लंबी गाथा का एक सीक्वेंस था, मेवाड़ के वीरों की गाथा, वो कई कड़ियों में, और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए हम लोग तैयारी करते थे। तो तब मुझे पता चला कि आचार्य सर इतना करंट और इतना जल्दी जल्दी लिखते हैं। हम जितना रिकॉर्डिंग्स किया करते थे, एक साथ पाई थी। उनकी लेखनी इतनी गतिमान थी, सरस्वती की इतनी कृपा थी सर के ऊपर। और अब मैं औपचारिक आभार वंदन के लिए और हम सभी को आशीर्वचन कहने के लिए चाचा जी श्री घनश्याम जी आचार्य को आमंत्रित करूंगी। आप आकाशवाणी से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वागत है सर आपका। आपने ये कार्य मुझे सौंपा है। मेरी आवाज आपके पास रखी। माइक तो सबके म्यूट है। मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो मुझे इसका संदेश दीजिए। जी आ रही है सर आपकी आवाज। अगर आपके आसपास कोई और फोन पर भी चल रहा हो माइक, तो उसको बंद करवा दीजिए। एक कमरे में एक ही फोन चलेगा तो आवाज और अच्छी आएगी। जी यही है स्थिति। यहाँ तो और कोई फोन नहीं चल रहा। रानी जी, आपने आकाशवाणी के साथ संबंधों की बात की, समझ आकाशवाणी से है, मैं वहीं से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और कैसी स्थितियाँ अभी डॉक्टर बसंत जैसी जी ने कही और लोकेश जी ने सारी स्थितियों का किससे उदाहरण दिया, वो स्थिति आज भी हमारे मन की है। और खासतौर से जैसे अभी राजीव ने भी कहा कि उनकी यादें हम भूल रहे थे। आज सही कि मीठी मीठी लाए लगावत हुई हो, और यही है कि उनकी यादें हमें अपने से ऊपर जैसा कि वसीम जी ने कहा कि संस्कृत के प्राध्यापक होने के साथ साथ उन्होंने और जिस समय उस समय रक्षा को धनराशि करने के लिए उन्होंने लक्ष्य प्रतिबंध किया था। उसी प्रकार से इस समय में जो आकाशवाणी में संस्कृत नाटकों का प्रसारण बंद हो गया था, तब ऐसा ने वहाँ नाटकों का पुनः प्रसारण की कोशिशें की और काफी समय बाद जाकर ये संभव हो पाया कि आकाशवाणी प्रसारण पुनः शुरू हो पाया। और कम नहीं, थोड़ा कम गति से, लेकिन चल रहा है अभी। मंच पर भी उन्होंने
रविंद्र मंच पर नाटक किया था विवेकानंद विजन का, इसका जिक्र भी बच्चन जी ने किया है। उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी उन्होंने शामिल किया था जो संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि उनसे संस्कृत बोल रहे थे। तो उनका प्रयास यही था कि संस्कृत का प्रचार प्रसार यदि जान पाए सबको भी। इसी प्रकार जैसा लोकेश जी ने कहा कि उन्हें हर भाषाओं का ज्ञान था और उनका यदि स्थिति थी कि जब उन्होंने मेहंदी रंग लाएगी के लिए जो गीत लिखा था, जो उसका टाइटल सॉन्ग है, उस पर तो हालांकि दासर प्रोड्यूसर थे, दासर नाम है, उन्होंने ये कहा था कि आप ये इसके अंदर और जोड़ने के लिए आपने जो ये जो टाइटल सॉन्ग लिखा है, इससे मुझे बहुत सारे दृश्य जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और मैं उसका उपयोग उसमें कर पाऊंगा। जबकि ये पूरा गीत उन्होंने सिर्फ जयपुर से मुंबई की जो हवाई यात्रा थी उसी के बीच में लिखा। जैसा आपने रानी जी ने कहा था कि तत्काल वो लिखा करते थे, उसका ये से बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। इसी प्रकार जैसे लोकेश जी ने भूल न जाना की चर्चा की, वही है जवां खून की याद धारा, उठो हिंद की सरजमीन पुकारा। मंडा जी ने ये गीत गाया था, तो उन्होंने भी कहा था सब इस गीत से अच्छा गीत मुझे कोई और लगा नहीं। यही स्थिति है। और जहाँ तक उनका स्वर था गायन का, वो खुद इतना अच्छा गाते थे कि बीच में आनंद मिलिन आए थे घर पर, उन्हें हनुमान जी पर कुछ गीत लिखने हैं, हम कुछ कंपोज करने, आप हमको गीत लिख कर दीजिए। तो उन्होंने उसके लिए गीत लिखे भी और संगीत की धुन जो उन्होंने अपनी तरफ से तैयार की थी। और संयोग की बात है कि उन्होंने उसी धुन पर वो अपना रिकॉर्ड निकाला है। तो उनकी उनकी रचना क्षमता तो थी ही, उसके अलावा संगीत का ज्ञान भी इतना अच्छा था कि जो लय वो बनाते थे उसके साथ में कुछ और करता। तो मैं धन्यवाद तो क्या दूं, कुछ आभारी व्यक्त करूंगा बसंत जी का भी और लोकेश कुमार साई जी का भी, उन्होंने इतने आयाम उनके हमारे सामने प्रस्तुत किए अपनी स्थितियों से। और रानी जी आपका भी बहुत बहुत, रानी जी आपका बहुत आभार कि आपने बहुत अच्छे से संचालन किया है। और इसलिए राजीव ने तो जो कुछ किया वो कहा है ही। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने भाई साहब को धन्यवाद सर आपका। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सर की एक पंक्ति मुझे अंत में याद आती है कि जब से आंजा प्रेम कांजन नेत्र निरंजन हो गए। बहुत लोकप्रिय पंक्ति सर की रही है। शांति पाठ से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार सभी का।